Class 12, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix. R.D. Sharma exercise 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 14 है. फाइंड द मैट्रिक्स X फॉर विच दिस मैट्रिक्स इंटू X इक्वल टू दिस. मतलब हमें X निकालना है और हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा है. ठीक है, तो हम देखो कैसे हम X निकालेंगे. आप तो हमारे पास इक्वेशन है 1 3 -4 -2 X which is equal to -16 -6 7 2. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको इधर शिफ्ट कर दो तो x यहाँ से क्या हो जाएगा. जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इधर पावर 1 है, उधर जब जाएगा तो क्या होगा, पावर -1 हो जाएगी. और मैंने आपको ये भी बताया था अगर इधर पहले है ना तो उधर भी जाएगा तो पहले ही रहेगा और फिर बाद में ये. ठीक है, तो ये हो गया 1 -4 3 -2, ये हो गया -16 -6 7 2. अब भैया ये तो समझ नहीं आया, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं. तो आप देखो हम ये हमने क्या करा, ये कैसे करा. आप देखो अगर हम सीधे रियल नंबर पे बात करें तो अगर हमारे पास इक्वेशन रहे ना 2x = 3, ठीक है, तो हम बोला जाए इसको कि आप सॉल्व करो इसको, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे, हो जाएगा सॉल्यूशन 3/2. अब देखो ना इस केस में हम सॉल्यूशन कब बोला, हाँ यही है x का सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू यही होगी कब, जब हमने x को अकेला कर दिया. क्या कर दिया, x को अकेला कर दिया. हाँ, तो x की पूरी ताकत हमें पता चल गई. ठीक है, जैसे किसी बंदे को हम अकेले, मतलब वो अकेले मिल जाए और तब हम, थोड़ा तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहूँ, उसके साथ मतलब वो लड़ने जाए, अगर वो अकेला लड़ने आए और तब लड़े तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी कितनी ताकत है, वो कितने लोगों को मार सकता है. 1 को मार सकता है, 2 को मार सकता है, 3 को मार सकता है, कितने को मार सकता है पता चल जाएगा. अगर ये झुंड में जाएगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये कितने मार पाएगा. ठीक है, तो मतलब हमें x को क्या कर दिया, हमने अकेला कर दिया तो हमें पता चल गया x का क्या है, x 3/2 था. ठीक है, उसी तरह से अगर हमें ये x निकालना है तो इसको अकेला करना होगा. इसको अकेला करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. जैसे हमने जो भी x के साथ है ना उन सारे को उधर शिफ्ट कर दिया. अगर कुछ और भी रहता, जैसे ऐसे रहता 2x + 3 = 4, तो हम इसमें 3 को उधर शिफ्ट करते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं. तो आपको पता होगा वो शिफ्ट का रूल, तो यहाँ पे बात नहीं कर रहे, बस अब इतना समझो कि हम x को अकेला कर दे रहे हैं. अब देखो 4 और 3 को अकेला किया, फिर हमने 2 को भी इधर भेज दिया. ठीक है, तो ये हो गया x, तो ये जो आएगा वही x हो जाएगा सॉल्व करने के बाद. ठीक है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी करा, x को अकेला कर दिया, इसको इधर शिफ्ट किया. तो आप पता है जब पावर 1 है ना उधर जाएगा तो क्या होगा, पावर -1 हो जाएगा. जिससे 2 था इधर आया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया. मतलब आप इस 3/2 को ऐसा लिख सकते हो ना, 3 × 1/2, और इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का इन्वर्स लिख सकते हो. 1/2 क्या होता है, 2 का इन्वर्स होता है ना, तो हम उसको 2 का इन्वर्स लिख सकते हो. तो अब देखो इधर 2 का पावर 1 था, जब हमने इधर शिफ्ट किया तो 2 का पावर -1 आ गया. ठीक है, तो ये चीज़ है. लेकिन ऐसा नहीं करना आप कि मैट्रिक्स को इधर साइड भेजना, नहीं. अगर ये इधर पहले है ना तो इधर भी पहले ही रहेगा. और ये क्यों रहेगा ना, आप इसलिए समझ सकते हो क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है और रियल नंबर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है. मतलब आप आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता. आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी कि AB = BA जनरल. ऐसे कुछ तो होंगे एक्सेप्शन वाले एकदम, जो हो जाए ना होंगे ऐसा कि AB = BA हो जाएंगे, लेकिन जनरली तो नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसके चलते आप देखो ऐसा समझो कि आप इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हो ना, इस 2 को हटाना चाह रहे हो, आप इस 2 को हटाना चाह रहे हो तो आपने दोनों साइड 2 का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. हम जानते हैं ना, बने बचपनों में पढ़ा है कि बचपन में हमने पढ़ा है
हम इस इक्वेशन को ऐसा नहीं करते कि 2 को इधर सेट कर दिया, हम वहाँ पे बड़े होंगे एकदम बहुत नीचे कि हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको 2 को हटाना तो आप दोनों साइड 2 से डिवाइड करो, कुछ ऐसा सीखा होगा आपने, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड क्या किया, 2 का इन्वर्स डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई करा। दूसरी तरह से आप ऐसा समझो कि इसके इन्वर्स इधर मल्टीप्लाई करा। तो जैसे इसको अगर आप कुछ नाम दे दो, वेरिएबल के साथ है ना, इसको कुछ नाम दे दो, चलिए इसका नाम ए दे देते हैं, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू दिस है, ठीक है, मान लेते हैं दिस है, ठीक है। तो अब इस एक्स को अकेला करना है तो आप क्या करोगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा ना ए इनवर्स दिस, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो गया। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हो गया एक्स इक्वल टू फाइनली ए इनवर्स, और ये डब्बा में आ गया। लेकिन अगर यही आपने क्या करा होता ना, अगर ए एक्स है और आपने ए इनवर्स को पीछे मल्टीप्लाई कर दिया तो डब्बा इंटू ए इनवर्स हो जाता, पीछे से मल्टीप्लाई करा है आपने, ठीक है। तो फिर क्या ये आइडेंटिटी हो पाता, नहीं हो पाता भैया, ये तो ए हट ही नहीं पाता। क्यों नहीं हट पाता, क्योंकि आप इसको हटाना चाहोगे तो क्या अगर आप इसको आइडेंटिटी बनाना तो आपको किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना चाहोगे, ऐसा करना चाहोगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा भैया। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में तो एक्स है, एक्स तो हमें होने नहीं देगा, ये तो दोनों को साथ में होने ही नहीं देगा, बीच में एक्स आ गया, दो की मुलाकात हो नहीं पाएगी क्योंकि बीच में एक्स आ गया है, ठीक है। तो एक्स आने की वजह से ये कॉम्यूटेटिव तो होता नहीं कि हम ए बी को इक्वल टू बी ए लिख सकें, मतलब हम एक्स ए इनवर्स को ए इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी, तो हो नहीं पाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी कोई नहीं। अब देखो हमको इसका इन्वर्स निकालना है, मतलब ये क्या बन गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स और इनटू में दिस, तो फाइनल हमको ए इनवर्स निकालना है, मतलब ए ये है, तो ए इनवर्स तो हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब अगर हमको ए इनवर्स निकालना है ना, हमको दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, पहला एडजॉइंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब 1 इंटू -2 बीच में माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -4 -12, तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 12 10 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे एक डब्बा बनाओ, इस पर ट्रांसपोज लगाओ और यहाँ पे स्टार्टिंग प्लस से करो, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, यहाँ लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, यहाँ लिखो। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया रखा है, तो इस बार मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पे मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कैसे निकालते, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और क्या बचा -2, यहाँ पे लिख दो -2, ठीक है। फिर इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा 3, यहाँ पे लिख दो 3। फिर इसका माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट करो, क्या बचा -4, लिख दो -4। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 1, यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। अब देखो ये हो गया -2 -3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा 4, और ये 1, और इस पूरे पर ट्रांसपोज लगा दो, ठीक है। अब हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आप इस मैट्रिक्स का ये रो है तो आप इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। ये रो है ना, इसको आप ऐसे लिख दो कॉलम में, ये हो जाएगा -2 -3। ये रो है, इसको ऐसे लिख दो कॉलम में 4 1। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो देयरफॉर ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 है, तो ये हो गया 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए ये है -2 -3 4 1। ठीक है, ए इनवर्स निकल गया। अब यहाँ पे ए इनवर्स रख दो, फ्रॉम 1 वे हैव, क्या है दैट इज, तो आप रन तो लिखो सीधे x इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स है 1/10 -2 -3 4 1 और ये हो गया -16 7 -6 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं भैया, तो आप देखो, ये मान लेते हैं कि ये इसका रो है और ये इसका कॉलम है। ठीक है, तो इसके रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स हैं। इसके कॉलम में भी 2 एलिमेंट, तो वो हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, वो कंडीशन ही ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आप रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। तो आप देखो हम कैसे करें, इस वाले रो को इस कॉलम से -2 × -16 32 4 × 7 28। तो 28 + 32 क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 60। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो -2 × -6 12 हो जाएगा, -2 × -6 12 और 4 × 2 8, तो 12 + 8 20। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो -3 × 16 -3 × 16 48 और 48 इंटू और फिर 1 × 7 7 48 + 7 55, यहाँ पे लिख दो 55। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो -3 × -6 -3 × -6 18 और 1 × 2 2, 18 + 2 20। अब 10 है ना, तो आप 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 10 अंदर जाएगा तो क्या होगा, 1/10 है, तो ये हो जाएगा 60/1/10 20 1/10 55 1/10 1/10 ही 60/10 20/10 1/10, तो वापस से 10 मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है 55/10 और 20/10। ये और 0 ये और 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 5 के टेबल से आप कैंसिल कर लो। अब देखो इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, तो ये 11 बार में और ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा 6 2 11/2 और ये हो गया 2, तो ये हो गया x। ठीक है, तो दैट इज x इक्वल टू 6 11/2 2 2। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 है, इफ a इक्वल टू दिस एंड a इनवर्स इक्वल टू दिस फाइंड x एंड y। हमको x और y निकालना है। अगर हमें ये चीज़ दे रखा है, a हमें ये दे रखा है और इनवर्स हमें ये दे रखा है और बाकी कुछ भी हमें रिलेशन नहीं दिया हुआ है, आप कैसे निकालोगे, आप सोचो एक बार। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि ये ए दे रखा है ना, आप इसका इन्वर्स निकाल दो, इसका इन्वर्स निकालो और कंपेयर कर लो। ठीक है, आप इसका इन्वर्स निकालो और कंपेयर कर लो। और दूसरा आप क्या करो, क्या आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए
इनवर्स इंटू ए, ये जो चीज़ है ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो आपने पढ़ा है, तो आप इसी का यूज़ कर लो, इसका भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ए इंटू ए का इन्वर्स, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है। तो हम वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए इंटू ए का इन्वर्स विच इज इक्वल टू आई, जो चीज़ आइडेंटिटी के इक्वल होता है। आप ए और ए इन्वर्स दोनों रिप्लेस कर दो, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, वन बाई टू माइनस फोर, थ्री वाई, फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू, वन बाई टू, ठीक है। और आइडेंटिटी, अब देखो ये थ्री ऑर्डर का, ये थ्री ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी भी क्या होगा, थ्री ऑर्डर का ही होगा, ठीक है। हम देखो इन दोनों मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे भैया। तो अब देखो, आप मान लो ये इसका रो है, ये इसका कॉलम है, तो ये रो में 3 एलिमेंट्स है, कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। तो हम रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, और रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, ठीक है। और फिर सारे को ऐड कर दो। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं, अब देखो इस वाले रो को इस कॉलम से, 0 इंटू वन बाई टू 0, 1 इंटू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, 3 इंटू वन बाई टू, ये हो गया 3 बाई टू, तो 3 बाई टू माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा 2 बाई टू, वेन बेसिस आर सेम, ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, वेन बेसिस आर सेम न्यूमरेटर आल्सो, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 3 माइनस वन 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल 1, तो ये हो गया 1। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, 0 इंटू माइनस फोर 0, 1 इंटू थ्री 3, और 3 इंटू वाई 3y, यही होगा ना। तो क्या हो गया 3 प्लस 3y, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 0 इंटू फाइव बाई टू 0, 1 इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू, और 3 इंटू वन बाई टू, ये हो गया 3 बाई टू। तो माइनस 3 बाई टू और 3 बाई टू कैंसिल हो गया, तो 0 लिख दो। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू वन बाई टू 1 बाई टू, 2 इंटू माइनस वन बाई टू, माइनस वन, और x इंटू वन बाई टू एक्स बाई टू, तो ये हो गया x बाई टू, और 1 बाई टू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। अब करके देख लो ना, इसको इधर 1, इसको इधर माइनस टू, और अपॉन में 2 इंटू वन 2, तो हो गया ना माइनस वन बाई टू, तो ये हो गया माइनस वन बाई टू। यहाँ पे लिखो x बाई टू माइनस वन बाई टू। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, 1 इंटू माइनस फोर 2 इंटू थ्री 6, और x इंटू वाई एक्स वाई, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 6 माइनस फोर 2। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू फाइव बाई टू 2 इंटू माइनस थ्री बाई टू, ये हो गया माइनस थ्री, और x इंटू वन बाई टू एक्स बाई टू। तो अब देखो ये हो गया एक्स बाई टू, और इसको सॉल्व करोगे 5 बाई टू माइनस थ्री, एलसीएम ले लो, ये इधर 5 इंटू वन 5, ये इधर 2 इंटू थ्री 6, और अपॉन में 2 इंटू वन 2, 5 माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू, यहाँ पे लिख दो माइनस वन अपॉन
2, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 2 इंटू 1/2 1, 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये और 2 कैंसिल हो जाएगा 1। फिर इस 3 को इसके साथ तो -3/2 और इस 1 इंटू दिस 1/2, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 0 होगा। आप देख लो ना, 1 + 1/2, 1 + 1/2 जो होता है वो 3/2 होता है और -3/2 0। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 3 9 और 1 इंटू वाई, तो हो गया ना y, और 9 - 8 1, यहाँ पे लिख दो y + 1। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 2 इंटू 5/2, अब देखो 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 कैंसिल होगा, 5 ही रहेगा, तो 5। फिर 3 को इसके साथ, इस रो को इस कॉलम से, तो 2 इंटू 5/2 5 हो जाएगा, 3 इंटू -3/2, 3 इंटू -3 3 इंटू -3 -9/2 और 1 इंटू 1 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व होके, तो अब देखो 5 माइनस, अब देखो बेस सेम है ना, तो मतलब बेस सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। तो नीचे 2 9 -9 + 1 -8, ये कैंसिल होगा -4, तो 5 - 4 1, यहाँ पे लिख दो 1, विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो आप कंपेयर कर लो, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल तो ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 3y विच इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 3 को इधर शिफ्ट करो, 3y विच इज इक्वल टू -3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, -1 रह गया, तो y विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो y -1 हो जाएगा। इसी तरह से आप इस दोनों को इक्वेट करो, तो ये हो जाएगा x/2 -1/2 विच इज इक्वल टू 0, तो x/2 विच इज इक्वल टू 1/2, 2 और 2 कैंसिल, तो x यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे डाल लो, आप यहाँ पे भी चेक कर लो, x + 2, इसको इसके साथ इक्वेट करो, तो x + y + 2 = 1, यहाँ पे आप x की जगह 1 डालो, y की जगह -1 डालो, क्या आ रहा है, ये हो गया -1 + 2 1 ही होता है। तो आप देख लो एकदम वेरीफाई हो रहा है, तो आपका वैल्यू सही है, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, अब जैसे यहाँ पे x और y की डिग्री 1 थी तो एक ही वैल्यू हमें मिल रही थी, लेकिन आपको ये भी चेक करना होता है कि ये y और x की जो वैल्यू है वो हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखो यहाँ से भी x की वैल्यू 1 ही आएगी, यहाँ से भी y की वैल्यू -1 ही आएगी, तो हर जगह से सेम वैल्यू ही मिल रही है, तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेम मिलनी चाहिए हर जगह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 है, इफ a इक्वल टू दिस इज सच दैट a का ट्रांसपोज इक्वल टू a इनवर्स, फाइंड अल्फा, हमें अल्फा निकालना है, ठीक है। और कुछ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, यही हो रहा है, विच इज इक्वल टू A इनवर्स। तो आप यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हो, आप क्या करो, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, अब फिर इसका इनवर्स निकालो और फिर दोनों को इक्वेट करो। एक तो तरीका आपका ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है भैया, दूसरा ये हो सकता है कि आपने एकदम क्या करा कि दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू a का इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में हम आइडेंटिटी लिखते हैं, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये है आपके पास, ट्रांसपोज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। तो हम क्या कर दिए, इसको करने से हमने इनवर्स निकालने से हम बच गए,
क्या हुआ, इन्वर्स निकालने से बच गए। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसा होगा, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। मतलब आप या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को रो में। मतलब रो ऐसे है तो इसको कॉलम में आप ऐसे करोगे ना। ट्रांसपोज करने का मतलब ये रो है, इसको आप ऐसे कर दो कॉलम में, ये रो है, इसको कॉलम में ऐसे, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये रो है, इसको कॉलम में ऐसे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। आप यहाँ पे रख दो, ए है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, आप देखो इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, 2x2 ही होगा ना। तो इसलिए हम इसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, ठीक है। क्यों नहीं लिया 3 ऑर्डर का, अब वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये है 2 ऑर्डर का, ये है 2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का। तो अब देखो जब आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये जो सेम साइड है उसको कैंसिल करते हैं, सेम साइड है उसको कैंसिल करो और जो बच गया वही ऑर्डर हो जाता है। तो ऐसे ही निकालेंगे, तो आप और इसको कैंसिल करोगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का, 2x2। इसलिए हमने 2x2 मैट्रिक्स ही लिखा है इधर, ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। भाई हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप क्या करो, हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये रो है मान लेते हैं इसका, और ये इसका कॉलम है, ठीक है। तो अब देखो इस रो वाले मैट्रिक्स में इसके रो में कितने एलिमेंट्स, एक और दो एलिमेंट्स हैं, और इसके कॉलम में कितने एलिमेंट्स, एक और दो एलिमेंट्स हैं। तो आप रो के फर्स्ट वाले एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, रो के सेकेंड वाले एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यही करो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से, अब कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इस वाले को इसके साथ। अब देखो इस वाले रो को हम इसके साथ करें तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। तो अब देख रहे हो हमारे पास क्या आ रहा है, आप अच्छे से देखो। अब आपने पढ़ा होगा साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के इक्वल होता है अगर एंगल दोनों का सेम हो। तो अगर एंगल सेम हो ना तो 1 के इक्वल होता है। तो आप देख लो एंगल दोनों का सेम ही है, तो ये चीज़ 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 विच इज इक्वल टू 1 0 0 1। भैया अल्फा कैसे निकालें, ये दोनों तो इक्वल आ गया, ये क्या हो गया। तो आप याद रख लो जब भी इसमें क्या होगा ना, अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। मतलब अल्फा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अल्फा क्या होगा, अल्फा कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या होगा ये हमें नहीं, मतलब मैं गलत बोल गया, क्या होगा ये हमें नहीं पता। मतलब अल्फा ना पूरे रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, 1 1/2 √3 3/2 4 5 कुछ भी हो सकता है, अल्फा कुछ भी हो सकता है। ऐसा कैसे भी है, तो अगर आप याद रखो जब भी आप सॉल्व करो, जैसे आपके पास मान लेते हैं ये आपके पास इक्वेशन है,
मान लो आप थोड़ी देर के लिए आप ये इसके पास आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, और ये कुछ इक्वेशन ऐसा है कि दिस समथिंग इक्वल टू दिस समथिंग, ये आपके पास इक्वेशन है। आप सॉल्व करते गए सॉल्व करते करते लास्ट में आपने देखा ना कि कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, जैसे 2 इक्वल टू 2 आ जाए, 1 इक्वल टू 1 आ जाए, या फिर कुछ भी कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, तो ये जो इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, हम मान लेते हैं, चलिए हमने एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्स के लिए सॉल्व करते करते ये कोई इक्वेशन था। अब फिर से सुनो, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जल्दबाजी कुछ नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे पास कोई इक्वेशन था, हमें इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करना था। यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ था। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे ऐसे मैंने डॉट डॉट ही बनाया। तो ये कोई इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकालना है। हम क्या कि सॉल्व करते गए लास्ट में हमने देखा, अरे ये क्या आ गया, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कुछ ऐसा, 2 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 1, 1/2 इक्वल टू 1/2, √2 इक्वल टू √2। तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना, यहाँ जो एक्स होगा वो बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर। आप एक्स की जगह कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो हर रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है x + 2 = x, तो हम इसके सॉल्यूशन से क्या समझते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन है ऐसा कुछ x + 2 = x + 2, तो इससे हम क्या समझते हैं कि x की वैसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही ना होता है सॉल्यूशन। तो आप सॉल्व करते गए, आप देखो इसको, ये और ये कैंसिल होगा, सॉल्व करने पर क्या आ गया, 0 = 0। आप यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे 3 डालोगे तो 3 + 2 विच इज इक्वल टू 3 + 2 हो जाएगा, हमेशा बराबर ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि मैं क्या बोल रहा था, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते। तो आप हमेशा याद रखो, जब भी A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स दे रखा हो ना, मतलब ऐसा कुछ आपको दे रखा हो और अल्फा पूछे, तो आप इस A को इधर ले आओ, मतलब दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर लो, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा और इजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना। वरना आप A इनवर्स निकालोगे, वहाँ पे डिटर्मिनेंट का हो सकता है, डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट में अगर कुछ वैल्यू वेरिएबल वाली वैल्यू अटक गई ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे तो अटकती नहीं, ठीक है। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 है, इफ द मैट्रिक्स A = this satisfies this फाइंड XYZ, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि A ट्रांसपोज = A इनवर्स है, हमें XYZ निकालना है। तो अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो ना कि हम A इनवर्स निकालें और फिर A ट्रांसपोज निकालें और फिर दोनों को इक्वेट करके निकालें, तो ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, मैं ये नहीं कहा कि सॉल्व नहीं होगा, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जरूर हो जाएगा, लेकिन सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन हमें तो कॉम्प्लिकेशन से बचना है, ठीक है। अगर वैसे आप जाओगे तो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो आपको पता है कि जब भी हमें सॉल्व करने में दिक्कत होती है, हो सकता है हमारा आंसर गलत आने लगे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है दिमाग में उसके चलते, ठीक है। तो हम इसलिए वो चीज़ नहीं करेंगे, हम A इनवर्स नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे वेरिएबल है तो डिटर्मिनेंट, जब आप A इनवर्स निकालोगे वहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, और डिटर्मिनेंट निकालने के इसमें वेरिएबल आ जाएगा नीचे में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे ना, हम दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। आप दोनों साइड A से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा A × A का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा A × A का इनवर्स। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, तो हो जाएगा A का ट्रांसपोज = आइडेंटिटी। A है 0x(x), 2y(y) - y z इंटू A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज कैसे मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, या तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में
चेंज करते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब, इतना समझ लो कि आप या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को। हम यहाँ पे रो को कॉलम में, ये रो है ना, ये रो है, इसको आप ऐसे लिखो, ये ऐसे, इसको ऐसे लिखो 0 2y z, ऐसे ऐसे लिखो x y माइनस z, ऐसे ऐसे लिखो x माइनस वाई z। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या टेक्निक होता है कि इस वाले फर्स्ट वाले के रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो। लेकिन कैसे करते हैं भैया किसी भी रो को कॉलम के साथ, तो आप देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो आप देखो, अब मान लो कि ये इस मैट्रिक्स का रो है, कितने एलिमेंट्स है रो में, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। और ये कॉलम है इस मैट्रिक्स का, कितने एलिमेंट्स, 1 2 3। ठीक है, तो आप रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, और रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, और फिर ऐड कर दो सब। तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 0 इंटू एक्स 0, 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर, और z इंटू माइनस जेड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 0 इंटू एक्स 0, 2y इंटू माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर, और z इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 0 इंटू एक्स 0, y इंटू 2y स्क्वायर, और माइनस जेड इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, और माइनस जेड इंटू माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू जेड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस जेड इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 0 इंटू एक्स 0, माइनस वाई इंटू वाई माइनस 2y स्क्वायर, और z इंटू जेड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, और z इंटू माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट x इस वाले रो को इस कॉलम से, फाइनली x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर, और z इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो आप क्या करो, आप इक्वेट कर लो। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी दो मैट्रिक्स, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, 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 और ये इसके इक्वल। ठीक है, तो आप देखो एक बार, तो आप इक्वेट कर लो इसको इसके साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, एक मिला। फिर इसको इसके साथ इक्वेट करो 1। ठीक है, अगर आपको y z x y z की वैल्यू चाहिए तो आपको इक्वेशन चाहिए होगी, तो आप इसको इसके साथ इक्वेट करो। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप करोगे तो सेम आएगा, बस माइनस है तो माइनस को उधर सेट कर दो तो सेम आ जाएगा। तो हम इसे नहीं लिखेंगे। अब आप x इक्वल टू 2 लिखो या फिर x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन हम दो बार क्यों ही लिखेंगे, इसलिए इसे नहीं लिखा। फिर इसको इक्वेट करोगे सेम आ जाएगा। आप देखो 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। फिर इसको इसके साथ इक्वेट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये डिफरेंट है, आप इसको रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और सबको कुछ नाम देते जाओ, इसका रिलेशन नंबर 1, इसका रिलेशन नंबर 2। ठीक, फिर इसको इसके साथ इक्वेट करो। आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो गया चौथा। ठीक है,
इसको इसके साथ करोगे तो यही हो जाएगा, माइनस को इधर शिफ्ट कर देना तो यही बन जाएगा, इसको इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा, और इसको इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा। तो हमने सारे जितने भी पॉसिबल इक्वेशन है, यूनिक इक्वेशन है, यूनिक पॉसिबल इक्वेशन है, सारे हमने लिख लिया। हम इन्हें सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब ना पहले इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से आप y और z की वैल्यू निकालो। कैसे सॉल्व करना, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये z² और z² कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी को रख देना, z की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली y z की वैल्यू आ गई, इन दोनों में से किसी में भी y और z की वैल्यू रखना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो अब दोनों को ऐड करो, 4y² प्लस z² इक्वल टू 1, 2y² माइनस z² इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल, 4y² प्लस 2y² 6y² विच इज इक्वल टू 1, तो y² विच इज इक्वल टू 1/6, तो y हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6। आपने पढ़ा है ना कि अगर x² इक्वल टू a² हो तो x क्या हो जाता है, x इक्वल टू प्लस माइनस ही हो जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो कि x² इक्वल टू b रहा है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, तो ये इधर आएगा ना, तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे y² विच इज इक्वल टू 1/6 है, इस स्क्वायर को उधर भेजा तो प्लस माइनस 1/√6, स्क्वायर रूट ऑफ 1/6 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√6, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो गया, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6। फिर पुटिंग, अब इसमें y की वैल्यू कहीं डाल रिप्लेस कर दो, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, y यहाँ पे 0 आसानी से निकल जाएगा z हमें। पुटिंग y इक्वल टू y² डायरेक्टली आप y² की वैल्यू यहाँ रखो 1/6 इन 2 वी गेट। ठीक है, हम y की वैल्यू क्यों रखें, हमने हमारे पास y² की वैल्यू भी तो है, हम सीधे y² की वैल्यू रखेंगे। कोई कुछ कर लेगा क्या, नहीं जी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपको जो मैंने हम वो करेंगे। ठीक है, तो हमने y² की वैल्यू रखी सीधे। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3, तो क्या 1/3 माइनस z² विच इज इक्वल टू 0, तो z² विच इज इक्वल टू 1/3, ये उधर जाएगा, तो यहाँ से z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। अब देखो ना z² इक्वल टू 1/3 है, तो ये उधर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। आप इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको अलग से इसको अलग से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3, दोनों को पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है और अपॉन में √3, तो ये हो गया कुछ। ठीक है, अब y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई, दोनों को इसमें रख दो। ठीक है, आसानी से निकल जाएगी x की वैल्यू। तो अब देखो मैं दूसरे सेट में कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है ना, तो आप देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैनेज करना थोड़ा सा, तो फ्रॉम पुटिंग क्या हो गया, पुटिंग y इक्वल टू y², आप देखो सीधा y² और z² की वैल्यू रखो, y पुटिंग y² इक्वल टू 1/6 एंड z² इक्वल टू 1/3 इन किस में रखे ना 4 में वी गेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²
वाई स्क्वायर की जगह 1/6, जेड स्क्वायर की जगह 1/3 विच इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, अब बेस को मतलब डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/6 और ये हो जाएगा 2/6, ये हो गया 3/6, 2 + 1 3 और डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर वाला भी एज इट इज, 2 + 1 3, कैंसिल करोगे 1/2, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ऐसा होगा। फिर दोनों को पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो ये हो गया, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब देखो मैं ये हटा दूंगा, अगर आपको देखना है तो आप देख लो एक बार अच्छे से, फिर मैं हटा दूंगा यहाँ से, फिर मैं सिर्फ y की वैल्यू ये हो गई, z की वैल्यू ये हो गई और मैं सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देख लिया आपने अच्छे से, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो एक बार, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले तो हमने निकाल दी, अब इसको एक बार अच्छे से देखो।